गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये न्यूमेरिकल आप कर ही लेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या बोलते हैं बच्चों? तीव्रता बोलते हैं। यद्यपि हमें कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्द का पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन अर्थ एक ही नहीं है। प्रबलता ध्वनि के कानों की संवेदनशीलता की माप होती है। यद्यपि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, फिर भी हम एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान अधिक संवेदनशील है। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर लिखना है बच्चों आपको। अब है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें यह संचरित होती है। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकंड और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकंड है। सारणी 12.1 में विभिन्न आयामों में एक विशेष ताप ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल। ठोस, निकेल, स्टील, लोहा, पीतल, कांच, ठीक है, इन सब की चाल ये दे रखी है, ये आप अपने कॉपी में बना लेना। ध्वनि बूम, जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है, ठीक है, ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता है। गोलियों, जेट, वायुयान आदि प्राय पराध्वनिक चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती हैं और इन प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है और इस प्रकार के प्राकृतिक तरंगों से संबंध वायुदाब में परिवर्तन एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम बोलते हैं। तो ध्वनि बूम के बारे में आप यहाँ से लिख लोगे। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी ऊर्जा मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है और यहाँ तक कि ध्वनि की क्षति भी पहुंचा सकती है। वायु, जल या लोहे में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? अब होता है बच्चों ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, तो किसी ठोस द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। इस प्रकार की भांति ध्वनि किसी भी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका अध्ययन आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशा एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधकों की आवश्यकता होती है, जो चाहे पॉलिश किए हुए हों या खुरदरे हों। चित्र की भांति एक पाइप लीजिए। आप चार्ट पेपर की सहायता से ऐसे पाइप बनाइए। पाइपों की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इन्हें दीवार के समीप किसी मेज पर व्यवस्थित कीजिए। एक पाइप के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखिए और दूसरे पाइप की ओर से घड़ी की ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिए। दोनों पाइपों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए जिससे कि आपको घड़ी की ध्वनि अच्छी प्रकार स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो इन पाइपों द्वारा अभिलंब के बीच के कोण को मापिए और इनके बीच के संबंध को देखिए। दाईं ओर पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाइए। देखिए क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रतिध्वनि के बारे में। किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देगी। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि से को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि बनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम
0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल को मापे 344 मीटर प्रति सेकंड, तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने और परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक की सतह तक वापस आने में ध्वनि की कुल दूरी कम से कम 34.5 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि प्रतिध्वनि के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 अवश्य होनी ही चाहिए। अब क्या है कि बच्चों, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में परिवर्तन हो और ध्वनि के बारंबार परिवर्तन के कारण हम एक से अधिक प्रतिध्वनि सुनाई दी। बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बारंबार परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अनुरणन किसी बड़े होल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के काफी समय तक बनी रहती हैं, जब तक ये इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निबंध होता है अनुरण कहलाता है। तो अनुरणन की परिभाषा आपको यहाँ से लिखनी है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। अनुरणन को कम करने के लिए सभी भवनों की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदुरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थ का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर होता है। अब एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाएगा और उसकी प्रतिध्वनि उसे 2 सेकंड पश्चात सुनाई देगी। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ले ली जाए तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है, प्रतिध्वनि में समय लगा उसे 2 सेकंड का, तो दूरी होगी चाल गुणा समय, 346 गुणा 2 692। ठीक है। अब 2 सेकंड में ध्वनि ने चट्टान मनुष्य के बीच दोगुनी दूरी तय की। दूरी क्या होगी? 2 से डिवाइड कर दोगे। अब आपको ये वाला क्वेश्चन खुद निकालना है। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग देखो, मेगाफोन या लाउड स्पीकर हॉर्न, तुरीय तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाएंगे कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही रहे। ठीक है, जैसे चित्र 12.2 में दर्शाया गया है। मेगाफोन, हॉर्न, इन यंत्रों में एक नली को आगे खुला शंक्वाकार भाग होता है। यह स्रोत से उत्पन्न आने वाली ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे दिशा में भेजती है। स्टेथोस्कोप से क्या होता है कि एक चिकित्सा यंत्र होता है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षा तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, जैसा कि दर्शाया गया है। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों के मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि पट्टे से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाती हैं। सम्मेलन कक्षा की वक्राकार छत, हम सभी आवृत्ति श्रव्यता का परिसर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सभी आवृत्तियों की ध्वनियों को सुन नहीं सकते। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जो जो व्यक्ति की आयु बढ़ेगी उनकी जो होती है वो कम सुग्राही हो जाते हैं कान। 20 हर्ट्ज से अधिक कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अवश्रव्य ध्वनि की परिभाषा आपको यहाँ से लिखनी है। यदि हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। राइनोसिरस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। देखा गया कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्राकृतिक तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी है, जिनकी आवृत्ति जो होती है
120 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है उन्हें पराश्रव्य और पराध्वनि बोलते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, पारपाई जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के सलेबों के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये सलम चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इसी प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बच पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। श्रवण सहायुक्त युक्ति, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है बच्चों, और इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और एक स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देती है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को परावर्तित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परावर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगें कानों के डायफ्राम पर आपतित होते हैं तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा परास क्या है? निम्न से संबंधित आवृत्ति को परासर क्या है? और सर्वे ध्वनि और पराध्वनि के बारे में आप लिखेंगे यहाँ। अब क्या है बच्चों? पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। पराध्वनि अवरोधों की स्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन करती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्रों में पराध्वनि का विस्तृत रूप से उपयोग किया गया। पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती हैं जहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और ऐसे विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरार तथा अन्य दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। धात्विक घटकों को प्राय बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों और वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते, भवन या पुल की संरचना को मजबूती कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी जाएंगी और प्रेषित तरंगों का पता लगाया जाएगा। ये पराध्वनि तरंगें गई और यहाँ से संसूचक निकल गया, दोष यहाँ पता लग गया। यदि थोड़ा सा दोष होता है तो उससे पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाएंगे, वापस चली जाएंगी, जो दोष की स्थिति को दर्शा देगा। ठीक है। साधारण ध्वनि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, दोषयुक्त स्थान के कोणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती हैं। इसलिए इस ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए हम नहीं करते। अब देखो, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, ECG। इसके बारे में आपको लिखना है। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों को प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम किया जाता है। इस संसूचक से रोगों के लिए जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यह संसूचक का कार्य की असामान्यताएं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी और विभिन्न अंगों में अमुद का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं और उस स्थान से परावर्तित हो जाती हैं जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं जिससे कि उस अंक का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। अब इन प्रतिबिंबों मॉनिटर पर प्रदर्शित करते हैं या फिल्म को मुद्रित करते हैं। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में आप लिखेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच और उसके जन्मजात दोषों और उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे सोनार के बारे में। सोनार जिसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार कैसे कार्य करता है? सोनार में एक प्रेषक तथा एक संसूचक होता है। इसे किसी नावीय जहाज में की भांति लगाया जाता है। जैसे लगा दिए संसूचक और प्रेषित लगा दिए। ये नावीय जहाज पानी की सतह है और ये समुद्र तल है। प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगें जल में चलती हैं और समुद्र जल में तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिनके
की उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जाती है जिससे ध्वनि तरंगें परावर्तित हुई। अब मान लो कि पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल t है और समुद्री जल में ध्वनि की चाल v है, तो पिंड की दूरी 2d होगी, यानी v गुणा t। उपरोक्त विधि को प्रतिध्वनि परास बोला जाता है। तो आप यहाँ पर प्रतिध्वनि परास के बारे में भी लिखेंगे। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने और जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि एक जहाज की पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संचित की जाती है। तो टी हो गया 3.42 सेकंड। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड है तो पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी है 2d। तो ठीक है, d जो है समुद्र की गहराई है, तो 2d हो गई आपकी ध्वनि की चाल गुणा समय। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ध्वनि की चाल है 1531 और समय 3.42, तो 5236 आ जाएगा आंसर हल करके। ठीक है, 2d की वैल्यू और d बराबर आएगा 2618। तो जहाज से समुद्र तल की दूरी हो जाएगी 2618। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। जैसा कि पहले वर्णन किया गया कि चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इनका संचुषण करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों में कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ों के कानों तक पहुंच जाते हैं। इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध कीट कहाँ पर है और वे अपना शिकार उसे बना लेता है। परपाइज मछलियां भी अंधेरे में संचालन व भोजन की खोज में पराध्वनि का उपयोग करती है। अब है बच्चों मानव कण की संरचना। हम कैसे सुनते हैं? हम एक अतिसंवेदी युक्ति जिसे कान बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माता दी।